Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So today in this video, we are going to talk about rural settlements. So what is rural settlements? So how many types of rural settlements? How many types of settlements? And what are the patterns of settlements? In this session, we are going to discuss. So basically, let's start this video. So रूरल सेटलमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सेटलमेंट्स होते क्या हैं. सो ह्यूमन सेटलमेंट्स मीन्स क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स ऑफ एनी टाइप या फिर साइज वेयर ह्यूमन बीइंग लिव्स. सो बेसिकली जितनी भी जगह है जहाँ पे मानव जनजाति रहते हैं उस जगह को हम लोग ह्यूमन सेटलमेंट के तौर पे देखते हैं, के तौर से जानते हैं. सो आफ्टर फूड शेल्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. सही बात है, हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा खाना है. इस खाना के बाद अगर कोई चीज़ आता है तो कहाँ पे रहते हैं? हमारा घर. घर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो मैन जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं हाउस को, बनाते हैं हाउस को, डेवलप करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स को. क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं देमसेल्फ फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स लाइक वेदर, क्लाइमेट, सिक्योरिटी थ्रेट, जैसे कि बहुत सारे. इसीलिए ह्यूमन बींग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने हाउसेस को. सो अब यहाँ पे एक चीज़ है, जितने भी सारे रूरल सेटलमेंट्स हैं बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, अर्बन सेटलमेंट्स एंड रूरल सेटलमेंट्स. आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ रूरल सेटलमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सो जितने भी रूरल सेटलमेंट्स के लोग हैं ना, दे मोस्टली इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, फॉरेस्ट्री, यानी कि फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि वुड्स हो गए उनको कलेक्ट करना, उनको गैदर करना इनका मेन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. साथ साथ फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करना इनका मेन ऑक्यूपेशन होता है. साथ साथ फिश भी पकड़ते हैं, माइनिंग भी करते हैं. इनका मेन ऑक्यूपेशन यही रहता है रूरल पीपल का, रूरल सेटलमेंट्स में जो लोग रहते हैं सब. और चौथी बात ये है कि यहाँ पे जो ह्यूमन सेटलमेंट्स जो होंगे ना, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सॉयल, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल रिसोर्सेस. अब बेसिकली इसका मतलब ये है कि जितने भी ये सब बेसिकली these are the factors that are responsible for a development of human settlements, चाहे वो rural settlements हो या urban settlements हो. These are the main condition, main criteria जिसके थ्रू सेटलमेंट्स डेवलप होते हैं. अब मान लो सॉइल है, कहीं पे बंजर जमीन है जहाँ पे अनफर्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा सॉइल में है, उस जगह पे जो लोग हैं वो निवास नहीं करेंगे. सिंपल सा बात है. अगर वहीं सॉइल फर्टाइल रहेगा तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ज़्यादा होगा जिसकी वजह से वहाँ पे सेटलमेंट्स डेवलप करेंगे. सो वैसे ही वाटर एक हो जाता है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, फिर मिनरल रिसोर्सेज हो जाते हैं. फिर अगर देखा जाए एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स तो देखा जाए सिक्योरिटी आ जाता है वहाँ पे, फिर सुपीरिटी, ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स. So there are two types of settlements on the basis of periodicity. There are two types of settlements, temporary settlement, permanent settlement, जिसको हम लोग अनस्टेबल और साथ साथ स्टेबल सेटलमेंट्स भी बोलते हैं. अब ये होते क्या? तो बेसिकली जितने भी वर्ल्ड में बेसिकली अप्रोक्स 100% में से अप्रोक्स 3% पीपल ऐसे होते हैं ना जो नोमैड होते हैं, यानी कि जिनका टेम्पररी सेटलमेंट्स होता है, उनका कोई परमानेंट सेटलमेंट्स नहीं होता. जैसे एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, जैसे खाइमास ऑफ बेदोविन्स ऑफ सऊदी अरेबिया यहाँ पे होगा, द कैंप्स ऑफ किर्गिज ऑफ सेंट्रल एशिया, किर्गिज लोग, कराल्स, ये बेसिकली एक कम्युनिटी है, इतनी कम्युनिटी है. और झुमियाज बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट में वो रहते हैं. फिर जाके गुज्जर्स एंड बकरवाल्स, दिस आर द एग्जाम्पल्स, दिस आर द कम्युनिटीज दैट दोज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अनस्टेबल सेटलमेंट्स, क्योंकि इनका परमानेंट घर नहीं होता. अब गुज्जर्स और बकरवाल्स को देख लो, ये बेसिकली हिमालयन रीजन में रहते हैं. अब जब सर्दी का मौसम रहेगा ना, ये बेसिकली माइग्रेट कर जाएंगे टुवर्ड्स द साउथ ऑफ हिमालय, नीचे की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं 100 से 200 किलोमीटर तक, ताकि इनको ठंडा कम लगे. दैट्स व्हाई दे नेवर बिल्ड ए परमानेंट सेटलमेंट्स. वैसे अगर वर्ल्ड में बात करें तो मोर्स, फैंस, दिस आर द एग्जांपल ऑफ पर अनस्टेबल सेटलमेंट्स, टेम्पररी सेटलमेंट्स. अब हम लोग स्टेबल सेटलमेंट्स तो सिंपल है, जितने भी सारे सेटलमेंट्स है अबाउट 97% ऑफ द सेटलमेंट, दिस आर द परमानेंट सेटलमेंट इन द वर्ल्ड.
अब हम लोग कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। सो सिंपली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। वैसे होते 4 हैं और एक होता है 4 होता है, चौथा में आ जाता है हमारा आइसोलेटेड सेटलमेंट। आइसोलेटेड सेटलमेंट। सो पहला कॉम्पैक्ट है, दूसरा है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट को ही बेसिकली एग्लोमेरेटेड सेटलमेंट्स या फिर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स भी बोला जाता है, सेमी कॉम्पैक्ट या फिर सेमी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स, फिर डिस्पर्स सेटलमेंट्स, आइसोलेटेड सेटलमेंट्स। दिस आर द 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट्स। तो चलिए एक एक करके अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ते हैं। सो पहला है बेसिकली कॉम्पैक्ट या फिर न्यूक्लिएटेड या फिर इसको एग्लोमेरेटेड सेटलमेंट्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो एग्लोमेरेशन है, एक्यूमुलेशन ऑफ पीपल है, वो बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो कि कितने ज़्यादा लोग, कितने ज़्यादा हाउसेस एक जगह पे एक क्लस्टर्ड वे में एक जगह पे सिचुएटेड है। सो हिस्टोरिकली रूरल सेटलमेंट्स developed landscape was dominated by nucleated. Basically, most of the regions have nucleated settlements and compact settlements. The main reason for अब basically main reason क्या है इनके compactness का main reason क्या है? यहाँ main reason है security। यहाँ पे लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, यहाँ पे लोग सोशल वेल लाइफ जीते हैं, सोशल वेलबींग होता है, वेलफेयर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। रिलीजियस एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, रेगुलर एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, यहाँ पे ट्रेड्स एंड सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फॉरेस्ट्री कोड्स भी साथ ही साथ मिलते हैं। सो दिस आर द मेन रीजंस व्हाई दिस रीजंस आर न्यूक्लिएटेड या फिर कॉम्पैक्ट। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना, ये जनरली हाईली प्रोडक्टिव एलुवियल प्लेन्स रीजन में ही फाउंड होते हैं, या तो इंडिया में या तो वर्ल्ड में। यहाँ पे एक चीज कॉमन है कि जहाँ पे एलुवियल सॉइल होगा, एलुवियल प्लेन्स होगा जो कि रिवर के द्वारा फॉर्म किया गया हो, उस जगह पे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि हो। सेकंड हम लोग का होता है सेमी कॉम्पैक्ट या फिर सेमी न्यूक्लिएटेड। अब थोड़ा इसी में अगर थोड़ा सा दूरी दूरी हो जाए, माने कि इतना ज़्यादा कॉम्पैक्टनेस ना हो, तो उसी को हम लोग सेमी कॉम्पैक्ट बोलते हैं। इसमें बेसिकली लूजली नीट क्लस्टर्स होते हैं, स्मॉल ग्रुप में रहते हैं। सो दिस आर द दैट स्टिल समहाउ स्प्रेड आउट रहते हैं थोड़ा सा, रेदर देन फॉर्मिंग ए सिंगल टाइटली पैक्ड विलेज। एक बहुत ही ज़्यादा क्लस्टर्ड जगह नहीं रहता है, थोड़ा सा स्पेस रहता है, थोड़ा डिस्पर्स रहता है विलेजेस या फिर हाउसेस। तीसरा हम लोग का डिस्पर्स सेटलमेंट्स। डिस्पर्स सेटलमेंट्स बेसिकली ऐसे सेटलमेंट्स को बोला जाता है ना, जहाँ पे ये मेनली एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं, हिली ट्रैक्स में पाए जाते हैं, थिक फॉरेस्ट जहाँ पे हो, घना जंगल, जैसे अमेजोन का रेन फॉरेस्ट, उस जगह पे सबसे ज़्यादा ये डिस्पर्स सेटलमेंट्स पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लिविंग कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है, पुअर है, हार्श है। और साथ साथ ग्रासलैंड्स में, पुअर एग्रीकल्चरल लैंड्स में भी पाया जाता है, एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव कल्टीवेशन के रीजन में भी पाया जाता है। और ये बेसिकली डिस्पर्स सेटलमेंट्स है, यानी कि इस जो यहाँ पे देखो एक इमेज है, यहाँ पे एक घर है, यहाँ पे एक घर है, दूसरा घर इधर है, तीसरा चौथा घर इधर है। तो ये बेसिकली कुछ गैप बन जा रहा है, डिस्टेंस बन जा रहा है, इसी डिस्टेंस को डिस्पर्स सेटलमेंट्स, इसी टाइप के सेटलमेंट्स को डिस्पर्स सेटलमेंट्स बोलते हैं। और एक पैटर्न होता है लास्ट में हमारा आइसोलेटेड पैटर्न्स, आइसोलेटेड सेटलमेंट्स बेसिकली क्या होता है ना, पहला घर यहाँ रहेगा, इसके बाद बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के बाद दूसरा घर रहेगा, मान लीजिए 2 किलोमीटर के बाद दूसरा घर रहेगा। तो दिस टू हाउसेस बोथ आर आइसोलेटेड टू ईच अदर। ना तो इसका पीपल ना तो इस रीजन का पीपल, इस घर का पीपल इस घर में जाते हैं, और ना ही इस रीजन का पीपल, इस घर का पीपल इस घर में जाते हैं। तो दे बोथ आर आइसोलेटेड, वैसे ही ये आइसोलेशन में रहते हैं। सो अब हम लोग, ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। सो व्हाट आर द पैटर्न्स? देयर आर 6 मेजर टाइप्स ऑफ पैटर्न्स। पहला है रेक्टेंगुलर, लीनियर, सर्कुलर या फिर सेमी सर्कुलर, स्टार लाइट, फिर ट्रायंगुलर, फिर नेबुलर। अब ये जो पैटर्न्स हैं ये कैसे पता चलता है?
ये जो पता चलता है ना, ये लार्ज स्केल मैप मैप के थ्रू पता चलता है, जिसको हम लोग टोपोग्राफिकल मैप भी बोलते हैं, जो कि सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। सो इस पैटर्न ऑफ सेटलमेंट्स में हम लोग बेसिकली रिलेशनशिप पढ़ते हैं बिटवीन वन हाउस टू अदर बिल्डिंग टू अनदर। सो बेसिकली दिस आर द study of relationship between two houses or more than two houses. So these are the patterns of settlements. अब हम लोग डीपली पढ़ेंगे कि रेक्टेंगुलर पैटर्न कैसे फॉर्म होते हैं। तो मोस्टली about 50% of the world population lives in rectangular pattern because ये मोस्ट कॉमन है। ये बेसिकली चेस बोर्ड पैटर्न भी कहीं कहीं बोला जाता है इसको। सो दिस टाइप जनरली फाउंड इन एलुवियल प्लेन। ये पैटर्न देख सकते हो, यहाँ पे एक रोड है, इस ग्राफ फोटो में देखो, यहाँ पे एक रोड है और रोड के बगल में बहुत सारे घर हैं। और ये जो घर है ना, ये एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में फॉर्म हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ रेक्टेंगुलर पैटर्न में फॉर्म हो रहा है। तो इसी रेक्टेंगुलर पैटर्न को जब फॉर्म हो तो इसी टाइप के सेटलमेंट्स को हम लोग रेक्टेंगुलर पैटर्न सेटलमेंट्स बोलते हैं। ये मोस्टली एलुवियल प्लेन रीजन और इंटरमोंटेन वैली रीजन में पाए जाते हैं। और इनकी एक खास बात होता है कि ये जो लेंस होते हैं ना इनके, ये बेसिकली एक दूसरे से 90 डिग्री में जुड़ते हैं। और यहाँ पे इंडिया में सतलुज गंगा प्लेन्स में मोस्टली पाया जाता है दिस टाइप ऑफ पैटर्न। सेकेंड है हमारा लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न में बेसिकली क्या होगा, एक रोड रहेगा, रोड के बगल बगल घर होंगे, एक लीनियर पैटर्न में घर होंगे। जैसे आप ये इमेज में देख सकते हो, एक घर इधर है, एक घर इधर और बीच में रोड है बेसिकली। तो यही है लीनियर पैटर्न, जहाँ पे रोड्स जो बनाए जाते हैं, सॉरी जो घर बनाए जाते हैं, या तो साइड ऑफ ए रोड बनाते हैं, साइड ऑफ ए रोड घर बनाया जाता है, या फिर रेलवे लाइन के बगल में बनाया जाता है, या रिवर के बगल में, या कैनाल के बगल में। तो इनका फॉर्मेशन का पैटर्न यही है। और ये बेसिकली माउंटेनियस रीजन्स में, फ्लड प्लेन रीजन्स में, अलोंग द कोस्ट में ये बेसिकली पाए जाते हैं। जैसे कि हिमालयन रीजन में एल्प्स, रॉकीज, एंडीज, पायरेनीज, पामीर, हिमकुश, जैग्रोस, एल्ब्रोज, शिवालिक्स, दिस आर द माउंटेन रेंजेस या फिर प्लेट्यू रेंजेस जहाँ पे लीनियर पैटर्न ऑफ सेटलमेंट्स पाया जाता है। इंडिया में गंगा यमुना प्लेन में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर या फिर सेमी सर्कुलर पैटर्न। अब ये जनरली कैसे फॉर्म होता है, अब यहाँ पे मान लो कोई एक रीजन है, उस रीजन में बेसिकली एक लेक है, बीच में पानी भरा हुआ। अब उस लेक के चारों तरफ घर बनने लग जाए, माफ करना थोड़ा सा डायग्राम गलत हो गया, चारों तरफ घर बनने लग जाए, तो चारों तरफ जब घर बनेंगे तो उस टाइम बेसिकली ये एक सर्कुलर शेप की तरह दिखेगा। टोपोग्राफिकल मैप में जो लार्ज स्केल मैप में है वो सर्कुलर शेप में दिखेगा। इसी को बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो, टैंक ऑफ लेक है, उसके बगल बगल में चारों तरफ घर है, सेटलमेंट्स है। सो बेसिकली ऐसे ही फॉर्म होता है। और जनरली जो फिशर्समैन होते हैं या फिर सॉल्ट प्रोड्यूसर, दे डेवलप देयर हाउसेस, देयर सेटलमेंट्स अलोंग द कोस्ट ऑफ लेक्स या फिर सी या फिर ओशन। ओशन तो नहीं, ओशन बेसिकली सेमी सर्कुलर ओशन में बन सकता है बट सर्कुलर कभी नहीं बनेगा। सिंस द पीपल रिफर्स टू स्टे, अब इसीलिए वो लोग नदी जो पानी के करीब इसीलिए रहते हैं क्योंकि उनको फायदा हो रहा है, उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी मिल रहा है। दैट्स व्हाई दे कंस्ट्रक्ट देयर हाउसेस नियर टू देयर इकोनॉमिक एरियाज, यानी कि लेक या फिर सी। और ये बेसिकली सर्कुलर या फिर सेमी सर्कुलर शेप में रहते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा स्टार लाइक पैटर्न। अब ये कैसे फॉर्म होता है, अब मान लो मेटल रोड है या फिर अनमेटल रोड है, ये एक मेटल रोड है, ये भी एक मेटल रोड है, ये भी एक मेटल रोड है। अब यहाँ पे इस रीजन में कन्वर्ज हुआ सब रोड। अब यहाँ चारों तरफ घर बन जाए, हाउसेज बन जाए, रोड के चारों तरफ लीनियर पैटर्न में घर बन जाए। अब जब सारे चारों तरफ घर बन जाएगा लीनियर पैटर्न में रोड के चारों तरफ, तो बेसिकली ये एक
स्टार शेप की तरह दिखेगा। आप देख सकते हो डायग्राम में कि ये एक स्टार शेप की तरह दिख रहा है, और इसी को हम लोग स्टार लाइक पैटर्न ऑफ सेटलमेंट्स बोलते हैं। सो स्प्रेड आउट रहता है along the roads. These are formed due to the convergence of several roads in a centered point. यहाँ पे देख सकते हो चारों तरफ से कन्वर्ज हो रहा है डिफरेंट रोड्स, और यही रोड्स के अगल बगल घर बन रहे हैं जिसके थ्रू स्टार लाइक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ये नॉर्थ वेस्ट यूरोप, प्लेन्स ऑफ यांगसे कियांग रिवर, पंजाब प्रोविंस, सतलज, यमुना प्लेन्स में पाया जाता है। इसके बाद है हमारा रेक्टेंगुलर पैटर्न। अब ये कहाँ पाया जाता है? अब बेसिकली मान लो कोई दो रिवर है, अब दो रिवर फ्लो हो रही है, दो रिवर फ्लो होगी, एक रिवर नॉर्थ एक बड़ी नदी बना दी है। अब ये जो स्पेस बचाना यहाँ पे, और ये जो स्पेस बचाना, इस स्पेस में बेसिकली सेटलमेंट्स फॉर्म हो गया, हाउसेस फॉर्म हो गए। जैसे यहाँ पे देख सकते हो इस इमेज में डिफरेंट हाउसेस बिल्ड, यहाँ पे बीचों बीच बेसिन एरिया में रिवर के फॉर्म हुए हैं, डिफरेंट सेटलमेंट्स हाउसेस फॉर्म हुए, इसी टाइप के ट्रायंगुलर शेप में पैटर्न फॉर्म हुए। ये बेसिकली ट्रायंगुलर पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट जनरली डेवलप एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स, जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस कॉन्ग्रुएंस होगा रिवर का, वहां पे ट्रायंगुलर शेप का पैटर्न फॉर्म होगा सेटलमेंट्स। अब नेक्स्ट है नेबुलर सेटलमेंट्स। नेबुलर पैटर्न ऑफ सेटलमेंट जनरली उस वक्त फॉर्म होता है जब कोई एक जगह है, उस जगह में मान लो कोई बड़ा सा टेम्पल बन गया। अब टेम्पल जब बन गया ना, तो इसके चारों ओर ना सेटलमेंट्स कुछ इस टाइप के फॉर्म होंगे, चारों ओर सेटलमेंट्स कुछ इस टाइप के फॉर्म होंगे। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग नेबुला बोलते हैं। तो एक नेबुला के शेप में सेटलमेंट जब फॉर्म होगा तो उस टाइप के सेटलमेंट्स को हम लोग नेबुलर सेटलमेंट्स, नेबुलर पैटर्न ऑफ सेटलमेंट्स बोलते हैं। सो ये गंगा यमुना प्लेन में मोस्टली पाया जाता है। सो दिस आर द मेजर टाइप्स ऑफ settlements, patterns of settlements, not types. Basically there are four types of settlements. These are the types या फिर classifications of settlements, and these are the patterns of settlements. इसके साथ साथ ही L shaped patterns होता है, फिर Y शेप पैटर्न्स होता है, T शेप पैटर्न्स होता है। ये बेसिकली लीनियर पैटर्न का ही रिवाइज्ड फॉर्म है, इसीलिए मैंने नहीं बताया। सो दिस L शेप, Y शेप, T शेप, दिस आर द रिवाइज्ड फॉर्म्स ऑफ लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न का ही सब पार्ट है। सो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या फिर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स थ्रू विच वी कैन आइडेंटिफाई ए सेटलमेंट्स इज ए क्लस्टर्ड और डिस्पोज सेटलमेंट्स। सो इन सिंपल टर्म्स हम लोग देखेंगे कि एक कोई ऐसा रीजन, एक ऐसा सेटलमेंट एरिया, उस रीजन को हम लोग पता करेंगे या तो वो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के क्राइटेरिया में क्लासिफिकेशन में आता है, या फिर डिस्पोज्ड, या फिर सेमी कॉम्पैक्ट, या फिर आइसोलेटेड। सो इसको पता करने के लिए बेसिकली दो मेथड है। पहला जो मेथड है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन मेथड, जिसको एल्बर्ट डिमेंजियन ने दिया था, जो कि एक फ्रेंच ज्योग्राफर थे। दूसरा जो मेथड है ये नियरेस्ट नेबर इंडेक्स मेथड है, ये बेसिकली क्लार्क्स एंड इवांस ने दिया था 1954 में। ये दोनों ही जो मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट में यूपीएससी में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये दोनों ही, इसके लिए इसको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन मेथड देखेंगे। सो इसमें क्या होता है ना, तो सबसे पहले जान लो कि एल्बर्ट डिमेंशियन ने दिया था, एक फ्रेंच ज्योग्राफर थे। एक क्वांटिटेटिव टेक्निक है थ्रू विच वी कैन मेजर द डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन या फिर डिस्पर्शन ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ ए डिफरेंट ज्योग्राफिकल यूनिट, सच एज डिस्ट्रिक्ट्स का हम लोग पता कर सकते हैं, टाउन्स का पता कर सकते हैं, साथ ही साथ रीजन्स का पता कर सकते हैं, या तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है एक जगह पे, या फिर वो डिस्पोज्ड है एक जगह पे, या तो कॉन्सेंट्रेट या तो डिस्पोज्ड। सो इसको पता करने के लिए कुछ फॉर्मूला है, उसको समझना बहुत जरूरी है, जो कि है C = स्मॉल p × n/कैपिटल P।
तो here C represents the coefficient value of dispersion where small p represents the population, यहाँ पे population living outside the main village, यानी कि ऐसे विलेज जहाँ पे जिनका बाहर के लोगों का पॉपुलेशन को p रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैपिटल P रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन जहाँ पे स्टडी एरिया का पॉपुलेशन कैपिटल P, यानी कि जिस रीजन का हम लोग स्टडी कर रहे हैं उस रीजन का पॉपुलेशन कैपिटल P डिनोट कर रहा है। और तीसरा है एन बेसिकली डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ सेटलमेंट्स, यानी कि टोटल नंबर कितने घर हैं उस रीजन में, उस स्टडी एरिया में। तो इसी के जो आंसर्स आएंगे ना वो बेस करेगा कि या तो वो क्लस्टर्ड है या तो वो डिस्पर्स सेटलमेंट्स है। अब क्लस्टर और डिस्पर कैसे पता चलेगा? अब मान लो एक किसी भी रीजन का हम लोग निकालें, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन निकालें, उनका डिस्पर्सन वैल्यू 7 आया, तो इस 7 मतलब कि ये 0 से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब जो है सेटलमेंट्स है ना, दो सेटलमेंट्स या फिर वो सेटलमेंट बेसिकली हाईली डिस्पर्स्ड है, यानी कि बहुत ही ज्यादा हाई स्कैटर्ड है, हाईली नहीं बट हाँ डिस्पर्स्ड है। अब वहीं किसी का वैल्यू 1 आए या फिर 2 आए, 0 के आसपास आए, तो इसका मतलब ये है कि जो सेटलमेंट्स है वो बहुत ही ज्यादा न्यूक्लिएटेड है या फिर न्यूक्लिएशन के बहुत ही आसपास है। अब जितने भी ज्यादा हाइगर वैल्यू ऑफ सी आएगा इसका मतलब है मोर डिस्पर्स सेटलमेंट्स पैटर्न्स बनेंगे, और जितना भी वैल्यू सी का 0 के आसपास होगा यानी कि कम आएगा, इसका मतलब कि वो न्यूक्लिएटेड वन बनेगा, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स का फॉर्मेशन वहां पे होगा। सो दिस मेथड इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन मेथड विच इज गिवन बाय एल्बर्ट डिमेंजियो। अब हम लोग नियरेस्ट नेबर मेथड देखेंगे। नियरेस्ट neighbor index. So this is a index is widely used in statistical techniques in geography to measure and describe the spatial distribution of settlements in a given area, in a specific area region. ये बेसिकली डिटरमाइन करता है कि या तो एक रीजन क्लस्टर्ड है, रैंडमली प्लेस्ड है या फिर डिस्पर्स्ड है। सो क्लार्क इवेंट्स ने दिया था, फॉर्मूला भी है इसका बेसिकली Rn इक्वल टू 2D बाई रूट अंडर n बाई a. So where Rn is the nearest value, nearest neighbor index, a capital A is the size of the area concerned, यानी कि स्टडी एरिया हो जाएगा साइज, कितना बड़ा क्षेत्रफल है स्टडी एरिया का। फिर n हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ टोटल विलेजेस, यानी कि जिस रीजन में हम लोग स्टडी कर रहे हैं उस रीजन में टोटल नंबर ऑफ विलेजेस कितना है। फिर स्मॉल डी हो जाएगा मीन डिस्टेंस। अब मान लो बहुत सारे गांव का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, दिस आर द विलेजेस, ओके, 4 गांव का स्टडी कर रहे हैं। अब चारों गांव की जो एक दूसरे से औसतन दूरी होगी उस दूरी को हम लोग डी में कैलकुलेट करते हैं। अगर Rn का वैल्यू मान लो आ गया 0, तो इसका ये मतलब है कि जो विलेज है ना वो बहुत ही ज्यादा क्लस्टर्ड है, बहुत ही ज्यादा आसपास विलेज है, उसमें मीन डिस्टेंस बहुत ही कम है। अगर Rn का वैल्यू 2.15 आता है ना, तो इसका मतलब है वो जो विलेज है वो डिस्पर्स्ड है, वो बहुत ही ज्यादा दूर दूर में। ये मान लो एक विलेज यहाँ पे है, दूसरा विलेज यहाँ पे है, तीसरा विलेज यहाँ पे है, चौथा विलेज बहुत ही ज्यादा दूर में है। तो दिस आर द वैल्यूज दैट रिप्रेजेंट्स 2.15। अगर 0 आ जाए तो क्लस्टर्ड, अगर Rn इज ग्रेटर देन 1 तो इसका ये मतलब है बहुत ही ज्यादा स्पेस होगा। इफ Rn इज लेस देन 1 इसका मतलब क्लस्टरिंग उस रीजन्स में देखा जा सकता है। सो आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, फिर स्टैटिस्टिकल मेथड्स में हम लोग जो पढ़े हैं अभी, वो था एक नियरेस्ट नेबर इंडेक्स और एक था कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन मेथड। आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। एंड इसके बाद मैं अर्बन सेटलमेंट्स में रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप जरूर से देख लेना अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो, एंड जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दे दूंगा। सो for the now it's over. Thanks for watching.